वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ इन अ रॉड ऑफ in a rod of 1 meter if its temperature is changed by 100 degrees Celsius? अल्फा फॉर रॉड दिया है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ per degree Celsius. 2 × 10⁻⁵ per degree Celsius यूनिट। अल्फा बीटा गामा सबकी यूनिट एक ही है, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग करेंगे, कीजिए। कर ले बेटा अनुषा। कितना है? घर पे कितने लोग 1.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए? फिजिक्स फिजिक्स 1.5 घंटा कितने लोगों ने स्टार्ट कर दी पढ़ना? बस, बहुत अच्छे। बाकी लोगों ने नहीं करी है। भाई ऐसा मत करो। सही है। 0.2%। मतलब डेल्टा एल बाई एल नॉट की वैल्यू होती है अल्फा डेल्टा थीटा। परसेंटेज में करना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵, इट इज़ 100, और एक 100 और है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 10⁻⁻1, मतलब 0.2%। खत्म। इतना ही सा क्वेश्चन था, है ना? 1.5 घंटा नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे। अगला, ए होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट the diameter of hole is the diameter of hole is 4.24 centimeter. The diameter of hole is 2.24 centimeter at 27 degrees Celsius. 4.24. centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of hole? What is the change in the diameter of the hole when sheet is heated to 227 degrees Celsius? Linear expansion of copper, that is alpha of copper, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है
1.7 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। वन पॉइंट सेवन इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। कीजिए सॉल्व। शीट है, सोचो, सब खुद सोचना है, रॉड थोड़ी है। क्या पूछा है इसने? चेंज इन डायमीटर कितने पे? एट 227 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ना पूरा क्वेश्चन आपके सामने। शुरू करें, है ना? इस क्वेश्चन को करने के लिए कितने लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया है? लीनियर एक्सपांशन तो है नहीं, तो लगेगा ही नहीं, तो फॉर्मूले के लगे। तुमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक होल है एक शीट के अंदर, तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, डायमीटर है, कैसे बढ़ रहा होगा? लीनियर थोड़ी बढ़ रहा होगा। अगर हीट करोगे तो इसका एरिया बढ़ेगा ना। तो तुम्हें जो जज करना है वो यही जज करना है कि आखिर क्वेश्चन होगा किससे। तुम्हें लिखना है डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल की बात होगी। तो ये डेल्टा ए अपन को निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। ए नॉट मतलब आपका इनिशियल एरिया है, तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आप डाल देंगे डायमीटर का आधा, जो कि रेडियस होती है ना? आपको ये तो पता है ना, डी इज इक्वल टू 2 आर। सब करेंगे तो वैल्यू थोड़ी डाली है मैंने। इज इक्वल इंटू बीटा इंटू डेल्टा थीटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें बस वैल्यू डालनी है, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बीटा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा ए हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ और है, जो डेल्टा ए है आपको एग्जैक्टली क्या क्या निकालना है? डायमीटर चाहिए। तो यहाँ से तो आपका चेंज इन एरिया आएगा ना। अपने को चाहिए क्या? डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर निकालने के लिए मैं इसमें एक काम करूँगा कि भाई मुझे इसका एक फॉर्मूला, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, है ना? तो फाइनल डायमीटर हो जाएगा मेरे पास पाई डी। क्या बोल दें फाइनल डायमीटर को? डी डैश बोल दें, या डी डैश थोड़ा अजीब हो जाएगा, कैपिटल डी बोल देते हैं। कैपिटल डी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्मॉल डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते हो, डेल्टा ए में ए फाइनल माइनस ए इनिशियल रख के हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने काम किया, यहाँ से पाई काट लिया, 2 से 2 काट लिया, मतलब स्क्वायर कट जाएगा। तो बनेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। समझे? अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो डी हो जाएगा आपके पास 4.24 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100। यही है ना? क्योंकि आप 227 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा? 200। 200 हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 227 माइनस 27, तो डेल्टा थीटा हो जाएगा मेरे पास 200।
तो वैल्यू डाल दी है बस मैंने। इसको ज़रा सॉल्व करके ज़रा डी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, उसमें से बाद में आप डी स्क्वायर घटा देंगे, स्मॉल डी घटा देंगे, तो आपका चेंज इन डायमीटर आ जाएगा। वन प्लस थोड़ी करेंगे फिर तो, अगर डेल्टा ए बाई ए कर दिया है तो फिर आपका सिर्फ बीटा डेल्टा थीटा लिखोगी, अगर आपने ये लिखा है तो। हम्म। बीटा की वैल्यू 2 अल्फा डालनी है, मैंने बीटा की वैल्यू 2 अल्फा नहीं डाली क्या? नहीं, तो ये तो गलत लिख दिया, इसको तो पहले मुझे प्रॉपर लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे बीटा तो कभी क्वेश्चन में दे दिया ही नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन में हमेशा अल्फा दिया होगा, तो मुझे ये कन्वर्ट करके ही लिखना है। अगर मान लो गामा है तो उसको 3 अल्फा लिखना पड़ेगा मुझे, तो जगह की कमी है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये तो कुछ और हो गया, इसको इधर कर देते हैं, इधर तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, छुपा दिया अपन ने से। तो ये आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 200। तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, 4.24 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4 4 7 28 8 2, अच्छा ये तो 6.8 ही हो गया, 6.8 इंटू 10⁻⁻5 तो -3 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.24 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 0.0068, तो बस इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1.0068 इंटू, मतलब कैलकुलेशन तो अच्छी खासी है, आप इसको सॉल्व कर लेना, दिया जाएगा, और स्मॉल डी में से घटा देना, क्योंकि कैलकुलेशन सब देख के समझ में आ रहा है कि अच्छी खासी कैलकुलेशन इसमें होने वाली। आप लोग वैसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.2544 सेंटीमीटर में आएगा, ये आंसर मीटर में आएगा, है ना। तो जब आप इसका चेंज इन डायमीटर निकालेंगे तो लिखेंगे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, बस इसको घटा देंगे तो 4.25, मैं इसको सिर्फ एक डिजिट तक ही घटा रहा हूँ, 4.24, तो चेंज इन डायमीटर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या, मतलब जिसमें कैलकुलेशन कम पड़े, मेथड तो यही है वैसे। बिल्कुल सही, लेकिन उससे भी एक छोटा ऑप्शन है, मतलब उससे छोटा ऑप्शन तो क्या ही है, यही तरीका है, तो पाई से पाई कट जाएगा, अंडर रूट तो फिर भी लेना ही पड़ेगा, अंडर रूट के बिना तो काम नहीं चलेगा, मतलब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलो मतलब इसको ना थोड़ा सा और, अगर तुम्हें मैथ से सॉल्व करके दिखाए ना, ये तो आपने छाप लिया ना, थोड़ा सा, नहीं नहीं छापा, छाप लिया ना। देखो मैं ना तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन में फ्यूचर में हेल्प रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में जब भी ऐसे कैलकुलेशन आए ना, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरीके से फंस रही थी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर 1 प्लस जो भी था, यहाँ पर कितना आया था, वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू तो छोड़ो, मैं अभी इन जनरली लिख देता हूँ, 0. एग्जैक्टली लिख ही दिया जाए, 0.0068, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है ना विदाउट अंडर रूट लिए तो भी कर सकते हो, क्या क्या तरीका है कि अंडर रूट ले लो पहले, तो ले लोगे तो क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू डी
1 प्लस 0.0068 की पावर 1/2 ऐसा लिखोगे, और फिर तुम्हें यहाँ पे बाइनोमियल लगा दो। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस एन एक्स, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारे पास d 1 प्लस 1/2 इंटू 0.0068, तो आप अंडर रूट लेने से बच जाओगे। तो ये हो जाएगा d 1 प्लस 0.0034। चमक गई बात। अब यहाँ पे तुम्हें d भी पता है, अब इसमें चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा d माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी d टाइम्स 0.0034। तो डायरेक्टली आपका डेल्टा डी आ जाएगा। समझ गए। तो ऐसे कैलकुलेशन से बचा भी जा सकता है आंसर में, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ सकता है। थोड़ा सा मतलब बहुत माइन्यूट, क्योंकि बाइनोमियल में एग्जैक्ट आंसर में अंतर पड़ता है। हो गया। तो एक्स्ट्रा ज्ञान था, काम आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखी जाए, या एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन करो। परसेंटेज वाला तो करा दिया ना, क्या कराया था अभी, कराया ना, लेंथ वाला कराया ना एक। ठीक है। अगली हेडिंग लिखी जाए हीट, मतलब सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का। आप लोगों ने टेम्परेचर से रिलेटेड सारा डिस्कशन देख लिया है। अब अगला डिस्कशन अपना हीट से रिलेटेड है। ठीक है। हीट के बारे में कुछ लिखाना चाहिए, नहीं लिखाना चाहिए, ऐसा तो कुछ तुमसे नहीं पूछेगा व्हाट इज हीट। हीट तो वैसे एनर्जी है, आप लोगों को पता है, जिसका काम होता है। अब एनर्जी का एक फॉर्म है, वो हीट एनर्जी लेके कोई भी चीज़ है उसका अपने टेम्परेचर को, अगर हीट एनर्जी को लिया जा रहा है किसी बॉडी के द्वारा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर वो सराउंडिंग को टेम्परेचर दे रही है तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है। तो ये हीट एनर्जी का गेम था। मैं इसको 2-3 लाइनें लिखा देता हूँ, फिर खत्म करते हैं, फिर अपन मुद्दे पे आते हैं सीधा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat is a form of energy. Some of the effects of heat are, some of the effects of heat are change in state of substance, change in state of substance. Next, change in degree of hotness, change in degree of hotness. Next, change in resistance of conductor, change in resistance of conductor. Next, change in length, surface area and volume. Change in length, surface area and volume. ऐसा यूनिट आपको पता ही है हीट की, जूल है ना, एनर्जी है तो जूल, ऐसा यूनिट इज जूल। और क्या पढ़ी थी अपन ने वर्क में, एनर्जी की यूनिट कैलोरी, तो जूल और कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट तो कैलोरी ही यूज होती है, बाकी ऐसा यूनिट जूल है ना? कैलोरी, कैलोरी की डेफिनेशन लिख ली जाए। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी डैश लगा दो। 1 कैलोरी का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water, of 1 gram water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. .
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। कन्वर्जन इनको ये तो पता है यार, लिखा रखा है तो, वर्क एनर्जी पावर में लिखाया था। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, किलो कैलोरी का मतलब आप लोग समझ गए। मतलब 1 ग्राम पानी का कितना हो जाएगा, 1 किलो पानी। एक इंटरनेशनल कैलोरी भी होती है, एक मतलब यूनिट। इंटरनेशनल कैलोरी का मतलब है कि जो तुम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर रेस कर रहे हो, वो स्पेसिफिकली अभी तो कुछ भी रेस कर सकते हो। आप 20 से 21 कर सकते हो, 40 से 41 कर सकते हो, 90 से 91 कर सकते हो, 85 से 86 कर सकते हो। लेकिन जब इंटरनेशनल कैलोरी की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर रेस किया जाएगा वो 14.5 से 15.5 डिग्री ही किया जाएगा। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है कि मतलब अगर इंटरनेशनल कैलोरी में यूनिट मेजर करनी है तो 1 इंटरनेशनल कैलोरी होता है 1 ग्राम सब वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक रेस करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो 1 इंटरनेशनल कैलोरी होगी। तो बस वहाँ पे जो टेम्परेचर 1 डिग्री रेस कर रहे हैं उसकी रेंज डिफाइन कर दी है। ओके, इस चीज़ को मैं नहीं लिखा रहा, आप लोग लिखना चाहते हैं, समझा दिया है। आगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हाँ हाँ, इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तो लिख रही है। छुपा क्यों रही है, आधा पेज लिख दिया, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अब अच्छा लग रहा है, पंखा बंद हो गया। अकॉर्डिंग टू जूल, अकॉर्डिंग टू जूल, जूल, अकॉर्डिंग टू जूल, work may be converted into heat, work may be converted into heat and vice versa. Work may be converted into heat or vice versa. The ratio of work done to the heat produced, the ratio of the work done to the heat produced, the ratio of work done to the heat produced is always constant. That is called mechanical equivalent of heat. That is called mechanical equivalent of heat. Notation J है। W must be in joule, W must be in joule, and H must be in calorie, and H must be in calorie. कैलोरी की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख रहे हैं आप, CALORIE। नेक्स्ट, it is simply a conversion factor, it is simply a conversion factor यही मैंने आपको भी बता दिया था ना। जे की वैल्यू होती है 4.2, एग्जैक्ट लिखोगे तो 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यहीं से मैंने लिख दिया था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लिखी जाए स्पेसिफिक हीट। ये तो आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना, कहाँ पढ़ी थी।
केमिस्ट्री में पढ़ी थी आपने, केमिस्ट्री। ये बताओ, तुम 1.5 घंटा जब से पढ़ना शुरू करी हो, इनको बुलाना पड़ोसन को बुला, जब से तुमने 1.5 घंटा पढ़ना शुरू किया है, उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या तुम्हारे अंदर? अच्छा, होने लगे ना। वही है भाई, घर पे जो प्रैक्टिस करोगे तो उसका इफेक्ट तुम्हें दिखना शुरू करेगा। तुम ये सोचो कि सिर्फ क्लास में बैठने से ही सब कुछ सीख जाओगे, असंभव है, हो ही नहीं सकता। क्लास में तो मेरा रिवीजन हो रहा है ना। तुम तो जितना सीख रहे हो, लेकिन रिवीजन तो मेरा हो रहा है ना। तुम क्या सीख रहे हो? तुमने क्या नया सीखा? अगर तुमको सीखना है तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। कॉपी आज लेके आयो, 5 क्वेश्चन वाली। क्यों, मैं बोला तो था, पिछली बार तो यही बात हुई थी अपनी। भूल कैसे गई? लड्डू है जो खाने का भूल गई। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट हेडिंग डाल दी। इसका नोटेशन, दो नोटेशन इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक हीट के, एक एस या फिर सी, स्मॉल एस या स्मॉल सी। तो दोनों लिख लो ब्रैकेट में, स्पेसिफिक हीट के बगल में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the amount of energy required to raise the temperature of unit mass of substance। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है। the amount of energy required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat। यहाँ बेटा, the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat। किसकी स्पेसिफिक हीट? उस सब्सटेंस की, है ना। तो फॉर्मूला भी लिख लिया जाए। S इज इक्वल टू, आप लोगों को ये पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। ये डेल्टा क्यू लिखा है ना, m इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी भी चेंज इन टेम्परेचर है। तो कई जगह ये m डेल्टा टी लिखा होगा, कई जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हुआ क्या कि इसको अगर ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। मतलब डेल्टा क्यू हीट मिलने से एम मास जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है, उसके टेम्परेचर में डेल्टा थीटा चेंज आया। या इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा थीटा टेम्परेचर देने से एम मास के एस स्पेसिफिक हीट के सब्सटेंस को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ेगा, वो डेल्टा क्यू है। क्या तुम ऐसे इक्वेशन को समझ पा रहे हो? बाकी फॉर्मूला तो याद ही रखना है, एम एस डेल्टा थीटा, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। खैर, इन जनरल भी आप लिख सकते हो, इसको अभी लिखना मत है ना, ये लिख लिया गया, इसको भी लिख लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात। आप इसको ऐसे भी ये लिख लेना, फॉर्मूले को डब्बे में बंद करके याद रखने के लिए, एम एस डेल्टा थीटा, ये याद रखना। ओके, इसको डब्बे में बंद कर लेना, बस ये याद रखना है। इससे पूरा चैप्टर आगे चलेगा, इस एक फॉर्मूले पर, सिर्फ एक फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर चलेगा अभी आगे। चलिए बेटा, अगर डेल्टा थीटा टेम्परेचर रेज करना है तो क्यू एनर्जी चाहिए। यूनिट बताइए क्या होगी स्पेसिफिक हीट की? लिखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, या यूनिट लिख दो सर, बताओ क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर केजी में है तो फिर डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन ले लो, जूल पर केजी केल्विन। और अगर उधर आप प्रैक्टिकल यूनिट में लिख रहे हैं तो आप इसकी यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जूल है तो इधर क्या हो जाएगा, कैलोरी।
नीचे ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, किलोग्राम की तरह क्या हो जाएगा, ग्राम, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूनिट समझ गए, डायमेंशन निकालो। निकाल पाओगे? टेम्परेचर को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते थे, के से, है ना? चलो, डायमेंशन निकालने के लिए आप ऐसा सोचेंगे ना, Q अपॉन एम डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एस। अब डायमेंशन निकालनी है, Q मतलब वर्क हो गया, वर्क की डायमेंशन कितना होती है, वर्क की डायमेंशन होती है M L T - 2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L⁻²। मास की क्या नीचे M हो गई, और इसकी तो केल्विन रहनी है, मतलब केल्विन क्या बोल रहा हूँ मैं, के रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट की जो डायमेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, M से M तो मर गया, L2T - 2 K-1। ओके, चलो, ये जो तुमने Q लिखा है ना इस फॉर्मूले में पीछे वाले में, उस Q के बारे में एक लाइन लिख रहे हैं, Q इज द amount of heat required, Q is the amount of heat required to raise the temperature of mass M of the substance by an amount delta theta when substance does not undergo a change of state। इसका क्या मतलब है, लास्ट लाइन जो लिखी है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, अगर गैस है तो गैस ही रहेगा। अगर ऐसा है तब फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। अगर पेस चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई, तब उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन कब लगाना है, जब सॉलिड सॉलिड रहे, गैस गैस रहे, या फिर लिक्विड लिक्विड रहे। ओके, तो इसमें जो लास्ट वाली लाइन है इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे लिखा है कि भैया फेस चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें और बातें भी बता देते हैं, लिखिए। Specific heat can generally be taken to be constant. Specific heat, पॉइंट से लिखा देते हैं लाइन वाइन। स्पेसिफिक हीट can generally be taken to be constant over large temperature change, range होना, over large temperature range, because variation in specific heat of water, is less than 1% over the interval of 0 to 100 degrees Celsius. 1% over the interval from 0 to 100 degrees Celsius.
Next point. There are many possible processes to give in heat to a gas. There are many possible processes to give heat to a gas. Continuation में लिखेंगे full stop के बाद. A specific heat can be associated to each such process. A specific heat can be associated to each such process which depends on the nature of process. Which depends on the nature of process. Value of a specific heat, next point. Value of a specific heat of gas can vary from 0 to infinity. Can vary from 0 to infinity. ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. प्रॉब्लम किस में आ रही है? गैस में. क्योंकि गैस में क्या हो रहा है कि हर प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, तो प्रोसेस डिपेंडेंट हो गई यहाँ पे स्पेसिफिक हीट. जबकि सॉलिड और लिक्विड में हम किस प्रोसेस से हीट दे रहे हैं इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गैस के केस में आप किस प्रोसेस से हीट दे रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है. तो इसीलिए अगला पॉइंट ये कहता है कि जनरली टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट आर डिफाइंड फॉर गैस. Generally, two types of specific heat are defined for gas. A, specific heat at constant volume. B, specific heat at constant pressure. पूरा क्यों लिखती है? डैश नहीं लगा देती? डैश लगा के खत्म कर. मेहनत करनी है. जो CP है, मतलब जो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका नोटेशन CV है, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे उसका नोटेशन CP है. CP कॉनट प्लेस. आगे लिखिए. मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी. अगर देखो सब्सटेंस दे रखा है उसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि आपने यहाँ पे मास m दिया है ना, तो ग्राम में बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट. तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसका नाम है ग्राम स्पेसिफिक हीट. अब हम स्पेशली मोल्स के लिए बात करेंगे, मतलब गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका नाम इसलिए इस अलग हेडिंग डलवाई है मैंने, इसको बोला है मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है. इन जनरल जब स्पेसिफिक हीट बोला जा रहा है तो आप उसे ग्राम स्पेसिफिक हीट ही समझेंगे. मोलर के लिए गैस के केस में आपको स्पेसिफिकली बोलेगा. ओके, तो आपने इसलिए क्या हेडिंग लिखी है अगली? मोलर स्पेसिफिक हीट. इसका नोटेशन होता है कैपिटल C. लिखिए भाई. द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, the amount of energy needed to raise the temperature of 1 mole, the amount of energy needed to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called molar heat capacity. मोल को आप किससे डिनोट करते थे? एन से, है ना? स्मॉल एन से करते थे. तो ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन एन डेल्टा टी, या एन डेल्टा थीटा. Q अपॉन एन डेल्टा थीटा. जो मास था, मास की जगह क्या आ जाएगा? मोल.
बाकी सब फॉर्मूला सेम है। ठीक है, नीचे एक डब्बे में और लिख दो, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा थीटा। ठीक है, एन कैपिटल सी डेल्टा थीटा। अब एक बात बताओ कि एन नंबर ऑफ मोल है, सी उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई, डेल्टा थीटा उसका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। सारी चीज़ समझ में आ गई? तो चाहो तो डेल्टा थीटा क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, तो एन लिख दो, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, मोलर हीट कैपेसिटी, in other words, molar heat capacity is the product of molecular weight and specific heat. ठीक है जी, चलिए, यूनिट क्या हो जाएगी सी की? जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, नीचे ही आएगा केल्विन ना। अगली हेडिंग, आपने क्या लिखा? मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, इसको आप मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो। ऐसे ही दूसरा आप देखेंगे, अगली हेडिंग, थर्मल कैपेसिटी। ये ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी का ही दूसरा नाम मोलर स्पेसिफिक हीट भी है, तो एक ही मतलब है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, मोलर स्पेसिफिक हीट भी लिख देना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये तो डेफिनेशन लिखा ही नहीं आपने, मोलर हीट कैपेसिटी लिखा दी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट है। अभी तक जो भी पढ़ा है समराइज करें। हीट के बारे में पढ़ा, हीट की यूनिट देखी, उसके बाद हमने देखा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहाँ पर एस स्पेसिफिक हीट थी। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो उसकी ग्राम स्पेसिफिक हीट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी कैलोरी वगैरह की, वो पहले देख ली थी। और उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट दो तरीके की हो सकती है गैस के लिए, एक हो सकती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक हो सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हमने उस स्पेसिफिक हीट जो भी हमने सी पढ़ी, सीपी और सीवी दो टाइप की पढ़ी ना, तो उससे रिलेटेड हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर या 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायर्ड है, वो मेरे पास वो कहलाएगी मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, और Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो सी की जगह क्या लिख देंगे? CP। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्या लिख देंगे? CV। ठीक है, हो गया समराइज पूरा, सेट हो गया दिमाग में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपने क्या लिखी है? थर्मल कैपेसिटी, है ना, या हीट कैपेसिटी, एक ही बात है। थर्मल कैपेसिटी चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो हीट कैपेसिटी। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आप 1 ग्राम का रेस कर रहे थे, अगर पूरी बॉडी का रेस करोगे तो जो जरूरत है उसका नाम है ये। ठीक है, तो हेडिंग लिख ली, द डेफिनेशन लिख ली जाए। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of whole substance, the quantity of heat required to raise the temperature of whole substance through 1 degree Celsius is called thermal capacity. तो ये तो बहुत आसान हो गई। थर्मल कैपेसिटी का ऐसा कोई नोटेशन तो होता नहीं है। आप थर्मल कैपेसिटी को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू सब्सटेंस का मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, खत्म।
क्योंकि 1 ग्राम के लिए कितनी है एम ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी एम, 1 ग्राम के लिए कितनी है एस, तो एम ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी एम इंटू एस, खत्म। तो पूरे सब्सटेंस का आ गया। ओके, तो डेफिनेशन डेफिनेशन ही है, वो ये भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड है, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। फेस चेंज वाली चीज़ अभी बताना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। As specific heat of water is 1, as as specific heat of water is 1, as specific heat of water is 1, so thermal capacity of body, so thermal capacity of body represents its water equivalent. So thermal capacity of body represents its water equivalent. Definition लिख ली जाए। Amount of water, amount of water that absorbs, amount of water that absorbs or gives out, amount of water that absorbs or gives out the same amount of heat, amount of water that absorbs or gives out the same amount of heat as is done by the body, as is done by the body, as is done by the body when heated or cooled through, when heated or cooled through 1 degree Celsius. सिंपल सी बात ये कह रहा है कि एस की वैल्यू 1 है पानी के लिए, ठीक है, तो एम इंटू एस करोगे तो तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब एस की वैल्यू 1 है तो जो मास है वही वाटर इक्विवेलेंट हो गया। इसी बात को उसने बोल दिया डेफिनेशन में, उसको नाम है वाटर इक्विवेलेंट। अब जैसे मान लो इसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होता है, एक बर्तन में पानी रखा है, तुमने हीट दी, तो जो टेम्परेचर बर्तन का है वही पानी का है। हीट दोगे तो जो टेम्परेचर बर्तन का बढ़ेगा वही पानी का बढ़ेगा। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी, उसको तो आप एम एस डेल्टा थीटा से लिख दोगे। लेकिन बर्तन का मास थोड़ी पता है तुम्हें, तुमने अंदर जो पानी भरा है उसका मास एम पता है, उस पानी की स्पेसिफिक हीट पता है, उस पानी का चेंज इन टेम्परेचर पता है, लेकिन बर्तन का कितना मास है वो अपने को नहीं पता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं बर्तन का मेटल क्या है। तो मान लो कॉपर है, तो कॉपर की मुझे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट पता है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब कॉपर का मुझे डायरेक्टली एम इंटू एस की वैल्यू दे दी है। ठीक, अब एम इंटू एस की वैल्यू डायरेक्टली तुमको दे रखी है क्वेश्चन में, बर्तन का चेंज इन टेम्परेचर तो निकाल ही लोगे, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है वही बर्तन का टेम्परेचर है। तो उस केस में जो टोटल हीट जाएगी, जो हीट बर्तन एब्जर्व करेगा वो कितनी हो जाएगी एम एस डेल्टा थीटा। लेकिन एम एस की वैल्यू आपके पास कितनी है वाटर इक्विवेलेंट के बराबर, तो एम एस की जगह वाटर इक्विवेलेंट लिख दोगे। उस वाटर इक्विवेलेंट में सीधा चेंज इन टेम्परेचर करोगे तो बर्तन ने जो भी हीट गेन करी है वो तुम्हें पता चल जाएगी। जब क्वेश्चन आएंगे तो इस चीज़ को मैं और समझा दूंगा। ठीक है, नीचे लिख दो इसका फॉर्मूला, W इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट होता है एम इंटू एस के बराबर। That's it। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें हीट चाहिए, तो हीट को क्या लिखोगे, हीट का फॉर्मूला क्या था, एम एस डेल्टा थीटा था कि नहीं था। अब एम एस की वैल्यू ऑलरेडी किसके बराबर है, डब्ल्यू के, तो तुम्हारा आंसर हो गया इट इज डब्ल्यू इंटू डेल्टा थीटा, खत्म। तो काम की चीज़ पता चल गई। मतलब मेटल के लिए तो सिंपली क्या करना है, उसमें चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा हीट आ जाएगी। ओके, चलिए भाई, बहुत कुछ है यार, कितना क्या क्या लिखा हूँ मैं।
चलो लिखते रहो। अगली हेडिंग लिखो लेटेंट हीट। इंडिया गॉट लेटेंट। क्या देखा था आप लोगों ने, है ना? समय रैना का वो शो सुना है? अच्छा, तब आप छोटे रहे होंगे 1 साल पहले। मतलब ये जो फेज है आपका, जो 20 साल तक आप बहुत रैपिडली बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। मेंटल ग्रोथ। फिजिकल भी रुकी जाती है। फिजिकल तो 16-17 साल तक ही बच्चे बढ़ते हैं, उसके बाद कहाँ बढ़ते हैं? 18-19 तक बढ़ जाएगा कोई। कल एक ऐसा पोस्ट देख रहा था। उस बंदे ने ऐसा लिख रखा था कि मेरा बच्चा पिछले 1 महीने में उसने कुछ ऐसा अमाउंट बताया कि इतना वेट उसने गेन किया है। अगर इसी रेट से गेन करता रहा तो 10 साल के अंदर इसका वेट इतने ट्रिलियन केजी हो जाएगा। अब मैं ट्विटर पे देख रहा था। हाँ, मेरी फीड में बहुत कुछ आता है। हाँ, एक सुनने में गंदा सा नहीं लग रहा है ना? तो हेडिंग लिख लीजिए लेटेंट हीट, जो छुपा हुआ टैलेंट है आपका। लेटेंट हीट, या फिर लिख लीजिए हिडन हीट, जो हीट छुपी हुई है। आपके अंदर भी ढेर सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, तो अभी तक भाई छुपे ही रहने चाहिए। अभी तक आपने क्या किया कि अगर सॉलिड सॉलिड है तो हीट कितनी चाहिए, एम एस डेल्टा थीटा। लिक्विड लिक्विड है तो भी यही चाहिए, गैस गैस है तो भी चाहिए। अगर फेस चेंज हो रहा है तो कितनी चाहिए, उसके लिए गेम है। तो देखो, लेटेंट हीट का मतलब ऐसा है कि आपके पास आइस है, ठीक है? आइस को हीट किया, आइस है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आपने उसको हीट दिया, तो हीट देने से जनरली क्या होता कि टेम्परेचर रेस करता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने हीट दी 0 डिग्री पर, तो हीट उसने ले भी ली, लेकिन अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। बस उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, वो आइस से पानी बन गई। 0 डिग्री का आइस से क्या बन गई, 0 डिग्री का पानी। तो तुमने हीट दी लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं। वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो वो हीट का जो यूज आया, वो फेस चेंज करने के लिए यूज आया। सिंस उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है कि हीट खो गई है, हीट गायब हो गई है। तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई। ठीक है, मेक सेंस? when phase of a body changes when phase of a body changes, comma, change of phase takes place। नहीं नहीं, सेंटेंस पूरा लिखो तब समझ में आएगा। when phase of a body changes, comma, change of phase takes place at constant temperature, at constant temperature। अगर 0 डिग्री पे फेस चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लिक्विड से गैस जा रहा है तो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो पता है ना, ये तो केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी रखा है तुमने, केमिस्ट्री। एंड हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एंड heat released or absorbed is Q is equal to ml, is Q is equal to m into capital L, Q is equal to ml, where L is latent heat, where L is latent heat। ठीक है, मैं फिर थ्योरी लिखाने की बजाय ना मैं तुमको शॉर्टकट से लिखा देता हूँ। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मस्त आराम से जीवन चल रहा था लिक्विड, या पहले सॉलिड था। सॉलिड से अगर बन गया आपके पास लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो ना?
मेल्टिंग बेटा, ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड बनना है तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक। लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? वेपराइजिंग, वेपराइजेशन, है ना। और अगर गैस से लिक्विड बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, इसे मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, क्या? तो ये दोनों लेटेंट हीट अपने को जरूरत पड़ेगी। तो दो ही तरीके की लेटेंट हीट हो सकती हैं, या तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या फिर लिक्विड से गैस बन रहा हो। इसका उल्टा भी आएगा तब भी फॉर्मूला सेम ही है। तब भी यहाँ पर आप इसको लिक्विड से सॉलिड जाएगा तब भी आप इसे सेम लेटेंट हीट रहेगी, अगर आप गैस से लिक्विड जाएगा तब भी सेम लेटेंट हीट रहेगी। तो मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रही है इस पूरे प्रोसेस में कि भाई दो ही फॉर्मूले, दो ही चीज़ें बन रही हैं। एक तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है और दूसरा यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। तो लेटेंट हीट आपके पास दो तरीके की हो सकती है। एक तो लेटेंट हीट हो सकती है वेपराइजेशन की, और एक लेटेंट हीट हो सकती है आपके फ्रीजिंग की या मेल्टिंग की। तो आपको बस एक काम करना है, इनके ये चित्र बना लो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। और मैं लिक्विड के आइस के लिए, आइस क्यों बोल रहा हूँ, आइस टू वाटर और वाटर टू गैस, इनके लिए जो लेटेंट हीट है वो बता देता हूँ। एक के लिए 540 होती है, फ्रीजिंग की 80 होती है। वो मैं लिखा दूंगा अभी। लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना फ्रीजिंग, है ना। इसका एक और नाम होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ? फिजन, फ्यूजन। फिजन तो टूटना होता है, वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। फ्रीजिंग का वाले जो फेज है ना, इसका एक और नाम है फ्यूजन। तो आप लिख लीजिए, फ्रीजिंग के बगल में लिख लीजिए फ्यूजन। फ्रीजिंग का पड़ोसी है फ्यूजन। लिख लिया? बन गया? अब लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, latent heat of fusion for ice is 80 calorie per gram, और 80 किलो कैलोरी पर केजी, और 80 किलो कैलोरी पर केजी, 80 किलो कैलोरी पर केजी। latent heat of vaporization for water, latent heat of vaporization for water। देखो वैसे तो एक्चुअल में 536 होती है, लेकिन अपन 540 लेके काम चलाते हैं, तो मैं एक्चुअल भी लिखा देता हूँ और जो क्वेश्चन यूज करेंगे वो भी लिखा देता हूँ। एक्चुअल है 536, 536 कैलोरी पर ग्राम, और अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो क्वेश्चन में अपन 540 कैलोरी पर ग्राम ही यूज़ करेंगे। हाँ, कई क्वेश्चन में नीचे लिख देगा कि वो एक्चुअल वाली 536 यूज़ करो, तो 536 यूज़ कर लेंगे, इतना कोई लोड वाली बात नहीं है। ओके, चलिए। मैंने इसमें यूनिट, तो यूनिट में अंदर समझ में आ रहा होगा कि जब भी कैलोरी पर ग्राम है उससे अगर मैं किलो कैलोरी पर ग्राम कर रहा हूँ तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो ऊपर किलो से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बस इतना सा काम कर। अच्छा जी, अब आपको सारी स्टेट तो पता चली गई, कंडेंसेशन और ये सब। अगर आप डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा, ये याद है तुम्हें? ठीक। और उल्टा आ रहे हैं तो? बट हम्म, आप लोगों ने ये सब सुना है क्या, होर फ्रॉस्ट? कोई बात नहीं। तो बाकी सब तो मैंने लिखा ही दिया, ये चित्र में तुम्हें दिख ही रहा है। एक लाइन और लिख लो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कहाँ होता है एग्जाम्पल? कैम्फर, है ना।
नेफ्थलीन है। ठीक है। अगरबत्ती नहीं, वो कपूर ही बोलते हैं, वो डॉक्टर कपूर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्लिमेशन तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा, अपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, opposite process of sublimation is called hoarfrost, Hoarfrost, hoarfrost। होरफ्रॉस्ट का मतलब क्या हुआ? वेपर टू सॉलिड। वेपर टू सॉलिड कहाँ बनता है? इसका एग्जांपल बताओ। कैम्फर में तो सॉलिड तो हम्म, नहीं, ये गलत है। हम्म, ड्राई आइस हाई प्रेशर लगा दो और नहीं, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों ने कई बार देखा है, बस कभी नोटिस नहीं किया। अगर आप सोचोगे तो जो बर्फ गिरती है तो वो सॉलिड जो बनती है बर्फ, तो बादल तो वेपर है ना, वेपर से डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है ना। तो इससे ज़्यादा इजी एग्जांपल क्या होगा? होर फ्रॉस्ट। ठीक है। हैं तो वो मेडल वेडल रखा है क्या कुछ? दिखा नहीं। देखें, देखते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आप लोग वो रेगुलेशन जानते हैं? रेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या है कि जैसे एक आइस का एक बड़ा सा, आप एक क्यूब ले लो या एक ऐसी ब्रिक ले लो। ठीक है। उसमें एक पतला सा, एकदम बहुत पतला सा एक मेटल का एक वायर लो। उस वायर को चारों तरफ उसमें एक बार लपेटो और उस वायर को नीचे बांध के उस पर एक वेट लटका दो। तो वो वायर क्या करेगा कि उस आइस को बीच में से काटना शुरू करेगा। लेकिन वो कभी भी, उसमें आप गौर से देखोगे तो क्या होगा कि वो वायर पूरा ऊपर से नीचे भी आ जाएगा और आइस कटेगी भी नहीं। नहीं सोचा? कोई मैजिक ट्रिक थोड़ी है, सिंपल है। जैसे वो वायर धीमे धीमे नीचे आ रहा है, क्योंकि उस वायर की हीट से या नीचे वेट से वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो बीच की आइस मेल्ट होती जा रही है जो यहाँ पर धागा है। लेकिन उसी टाइम पे जैसे से वो नीचे आता जा रहा है तो ऊपर की आइस वापस से जुड़ के फ्रीज भी तो होती जा रही है। हाँ या ना? तो जैसे जैसे वो धागा नीचे आएगा वैसे वैसे ऊपर की आइस फ्रीज होती जाएगी। और फ्रीज होती जाएगी तो क्या होगा कि वो धागा पूरा नीचे भी आ जाएगा और वापस से ऊपर से आइस जो थी वो जुड़ जाएगी। ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए, अगर फास्ट होगा तो फिर उसे जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर दो हिस्सों में कट जाएगी। समझे बात को? तो उसे रेगुलेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, टाइम हो गया क्या? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में अपन अगली चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी में रेगुलेशन के बारे में कुछ लाइन लिखी तो हैं, तो मैं उनको आपको अगली क्लास में लिखा दूंगा। इस क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।